सभी बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। और अब अपन नगरीय बस्तियां आज पढ़ेंगे मानव भूगोल में। ठीक है, तो क्या होती हैं नगरीय बस्तियां? अपन ने ग्रामीण बस्तियां पढ़ी थी। ग्रामीण बस्तियों में पढ़ा था कि इनको जो ग्रामीण बस्तियां हैं इनकी बसावट के आधार पर इनको निर्धारित किया जाता है। और ग्रामीण बस्तियां हैं, इनको भी इनके आकार के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नगरीय बस्तियां किसे कहेंगे। मानवीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों के रूप में ही अस्तित्व में आई थी। जब तक बस्तियों में प्राथमिक व्यवसाय संबंधित मनुष्यों की अधिकता रहती है तब तक तो वो ग्रामीण बस्तियां होती हैं। और धीरे धीरे जब इन बस्तियों का विकास होने लगता है और इनमें सुविधाएं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी की जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जाती हैं वो नगरीय बस्तियों का रूप ग्रहण करते जाते हैं। तो नगरीय बस्तियों और ग्रामीण बस्तियों में क्या अंतर है, पहले अपन इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर है कि ग्रामीण बस्तियां तो प्राथमिक व्यवसाय जैसे कि आखेट है, पशुचारण है, कृषि है आदि के आधार पर निर्धारित होती हैं, जबकि नगरीय बस्तियों की जनसंख्या द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो व्यवसाय होते हैं जैसे निर्माण उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है, वाणिज्य है, उच्च सेवाएं हैं और प्रशासन से संबंधित सेवाएं हैं, उनके आधार पर नगरीय बस्तियों का जो स्वरूप है वो निर्धारित होता है। कई बार देखने को मिलता है कि जनसंख्या की अधिकता या जनसंख्या की सघनता होने से कोई गांव को नगरीय बस्ती या हम कस्बा नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व्यवसाय होते हैं ग्रामीण बस्तियों में, जबकि नगरीय बस्तियों में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय होते हैं। तो जब तक किस गांव में कोई बाजार ना हो या कोई उद्योग धंधा स्थापित ना हो या किसी तरह की कोई मंडी हो तो तब तक वो कस्बा नहीं कहा जा सकता। कई गांव इतने ज़्यादा बड़े हैं जिनमें जनसंख्या 10,000 से ऊपर भी है, परंतु उनमें द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक व्यवसाय नहीं है, तो उन्होंने कस्बे का या नगर का रूप धारण नहीं किया, वो नगर नहीं कहलाए। जबकि कुछ कस्बे ऐसे, कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे कस्बे ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या 5,000 से भी कम है, परंतु उनमें कोई उद्योग धंधा है, व्यापार है या कृषि उपज की मंडी है। तो इस आधार पर हम नगरीय बस्तियों को जो है विभाजन कर सकते हैं। नगरीय बस्तियों में गांव की अपेक्षा श्रम विभाजन, पेशों का विशेषीकरण और उग्र सामाजिक विशेषता जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं नगरीय बस्तियों के आकार। अगर हम आकार की दृष्टि से नगरीय बस्तियों को देखें तो इनको 8 वर्गों में बांटा गया है। इन बस्तियों में कौन गांव होगा और कौन कस्बा होगा इसका निश्चय जनसंख्या के आधार पर होता है। तो पहला है अनुमार्ग बस्ती, रोड साइड सेटलमेंट। अनुमार्ग बस्ती में सड़क के किनारे कोई एक या दो दुकानें सड़क पर आने जाने वाले लोगों की चाय कॉफ़ी के लिए होती हैं। वहाँ पर मोटर गाड़ियों को तेल जल आदि भी मिल जाता है तथा खाने पीने की कुछ सामग्री भी मिल जाती है या कोई छोटा सा होटल या रेस्तरां। तो ये कहलाती है अनुमार्ग बस्ती। दूसरा आता है नगरीय पुरबा या पल्ली। इसमें सामान्यतः 20 मनुष्यों से लेकर 150 मनुष्यों तक की जनसंख्या होती है। तीसरा है नगरीय गांव, अर्बन विलेज। इस प्रकार के गांव संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलते हैं।
ऐसी बस्तियों को ग्रामीण नगर अर्बन बस्तियां कहते हैं। नगरीय गांव 150 से लेकर 500 मनुष्यों तक की बस्ती होती है। चौथा आता है कस्बा टाउन। कस्बे में आबादी 500 से ऊपर और 10,000 तक मानी जाती है। कुछ विद्वानों में इस बात पर भी मतभेद है कि कुछ व्यक्ति 40,000 तक की आबादी के केंद्र को भी कस्बा या टाउन कहते हैं तथा 40,000 की या इससे अधिक आबादी वाली बस्ती को नगर या सिटी कहा जाता है। फिर आता है नगर सिटी। नगर में 50,000 से अधिक व्यक्ति होते हैं। 10 लाख की आबादी होने पर वह मिलियन सिटी कहलाने लगती है। फिर आता है महानगर। महानगर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है तथा उसमें प्रादेशिक राजधानी अथवा व्यापारिक या बड़ी मंडी होती है। फिर आता है सन्नगर कनूर बेसिन। सन्नगर में कई फैलते हुए कस्बे जब आपस में मिलकर एक इकाई के रूप में बन जाते हैं। इनके केंद्र में भी कई नगरीय बस्तियां होती हैं और प्रायः उसी के नाम से ये संबोधित होते हैं, जैसे कोलकाता कनूर बेसिन, दिल्ली कनूर बेसिन आदि। फिर आता है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस सबसे बड़े अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या प्रायः 50 लाख से अधिक होती है। अगर हम विश्व में देखें तो टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मॉस्को, शंघाई, मुंबई, ब्यूनस आयर्स, शिकागो आदि विशाल नगरों में या मेगालोपोलिस की जिनको संज्ञा दी गई है उनके अंतर्गत आते हैं। अब आता है नगरों की उत्पत्ति और विकास पर कौन कौन से कारक हैं वो प्रभाव डालते हैं। तो नगरों की उत्पत्ति पर जो प्रभाव डालने वाले कारक हैं उसमें पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक के भी 4 प्रकार हैं: भू संरचना या उच्चावच, जलापूर्ति, परिवहन की सुविधा और जलवायु। तो पहला आता है उच्चावच। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका प्रभाव जो निवास करने वाली जनसंख्या है उस पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, जिसमें भूमि, उद्योग धंधे, कारखाने, फैक्ट्रियाँ या इमारतें ये प्रभावित होती हैं। तो इसके लिए अगर पर्वतों की अपेक्षा में मैदानी स्थान होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। अगर हम भारत में ही देखें तो जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत क्षेत्र है या दक्षिणी पठारी भाग है, उसकी अपेक्षा हमारा जो मैदानी भाग है वहाँ पर हमें जनघनत्व या जो नगर हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है जलपूर्ति। प्रत्येक निर्माण उद्योग में जल की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः अधिकांशतः जो नगर हैं वो नदियों, झीलों और या नहरों के किनारे हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो लंदन टेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, शिकागो नगर मिशिगन झील पर और मॉस्को नगर वोल्गा और ओका नदियों के किनारे। अगर हम भारत में देखें तो दिल्ली यमुना नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, कानपुर और हावड़ा गंगा नदी के किनारे स्थित है। तीसरा आता है परिवहन की सुविधा। परिवहन की सुविधा थल पर सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग द्वारा होती है। अतः ऐसे मार्गों पर बड़े नगरों का विकास अधिक होता है जहां पर परिवहन की सुविधा सर्वाधिक होती है। अगर हम विश्व के बड़े नगर और महानगरों को देखें तो अधिकांशतः जो हैं वो समुद्र पत्तन पर समुद्री किनारे वहाँ पर जहाज चलाने योग्य नहरें हों या नदियाँ हों या उनको समुद्रों और महासागरों से जोड़ा गया हो। इस प्रकार के अगर हम नगर देखते हैं तो टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, ब्यूनस आयर्स, शंघाई, लॉस एंजलिस, कोलकाता, चेन्नई, बैंकॉक, रोम, ये सारे के सारे हमारे कहाँ बसे हुए हैं? समुद्री पत्तन पर बसे हुए हैं।
फिर आता है जलवायु। जलवायु भी एक मुख्य प्रमुख कारक है। भौतिक कारक में हम देखें, क्योंकि अधिक ठंडे और अधिक गर्म दोनों प्रकार की जलवायु में नगरों की उत्पत्ति और विकास नहीं होता। जो अगर हम देखें तो 96% जो नगर हैं उपोष्ण और समशीतोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा कारक आता है आर्थिक कारक। नगरों के निर्माण कार्य, व्यापार, परिवहन, खनन, प्रशासन जो व्यवसाय हैं, इनके विकास के लिए आर्थिक कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक कारकों को भी 5 भागों में बांटा गया है। निर्माण उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धि, शक्ति के संसाधन, परिवहन और संचार के साधन, पूंजी और अन्य आर्थिक कारक, जिसमें इंजीनियर हैं, कुशल श्रमिक हैं, टेक्नीशियन हैं आदि आते हैं। तो अधिकांशतः जो बड़े नगर हम देखें जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता है वहाँ पर विकसित होते हैं। जैसे टाटा नगर है, भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, पिट्सबर्ग है, कीव है। ये सब लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल जैसे कि चूना पत्थर है, लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, इसके अलावा जल की आपूर्ति भी यहाँ पर है। तो यहाँ हमें सबसे बड़ा पहला कारक है कच्चा माल। दूसरा है शक्ति के संसाधन। जिन क्षेत्रों में शक्ति के संसाधन, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, जल विद्युत हो, अब उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर हमें नगरों का विकास ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे हैं वो शक्ति के संसाधन से संचालित होते हैं। अगर हम भारत में देखें तो औद्योगिक बिहार जहाँ कोयला क्षेत्र है उसके समीप हमें जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देती है और नगरीय विकास ज़्यादा दिखाई देता है। फिर आता है परिवहन और संचार के साधन। ये भी नगरों के विकास के लिए आवश्यक हैं। अगर हम देखें तो 70% जो नगर हैं पहले गांव के रूप में रह चुके थे। जैसे जैसे सड़कों का, रेल मार्गों का या नहरी परिवहन का विकास हुआ, वो गांव धीरे धीरे कस्बे का उन्होंने रूप धारण किया, और फिर और ज़्यादा विकास हुआ तो उन्होंने नगर का रूप धारण कर लिया। फिर आता है पूंजी। कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करेंगे तो बिना पूंजी के उद्योग, व्यापार, परिवहन संभव नहीं है। इसके लिए नगरों में इमारतें, सड़कें, रोशनी, जलापूर्ति आदि का प्रबंध भी पूंजी के माध्यम से होता है। तो पूंजी भी आर्थिक कारक में एक मुख्य कारक माना जाता है। फिर आता है अन्य आर्थिक कारक। अन्य आर्थिक कारकों में अगर हम देखें तो कुशल श्रमिक मिलना, इंजीनियर और टेक्नोलॉजी जहाँ पर ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में नगरों का विकास ज़्यादा होता है। फिर आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। नगरों के विकास में सामाजिक प्रवृत्तियां भी सहायक भी होती हैं और बाधक भी होती हैं। अगर हम मध्य एशिया को में देखें तो किर्गिज, घुमक्कड़ जातियों के लोग कई शताब्दियों तक स्थायी गांव या नगर बसाकर रहना पसंद नहीं करते थे। उनकी सामाजिक प्रथाएं चलवासी जीवन को ही प्रोत्साहित करती थीं। परंतु अब पूर्ववर्ती सोवियत संघ में सामूहिक सहकारिता को अपनाने के लिए किर्गिज और उज्बेक के जो लोग हैं वो स्थायी कृषि फार्म और औद्योगिक नगर वहाँ पर अब विकसित हो गए हैं। फिर आता है राजनीतिक कारक। प्रशासन और सरकार की नीतियाँ भी नगरों के विकास में सहायक होती हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाएं जो चलाई गई थी उनके अंतर्गत नगरों का विकास किया गया। परिवहन और संचार के साधन बढ़ाए गए,
लोगों को निर्माण उद्योगों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया, जल विद्युत का उत्पादन और सप्लाई बढ़ाई गई। तो इस प्रकार से जो सरकार है या राजनीतिक कारक हैं, ये भी नगरों के विकास में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा नगर क्या होते हैं, नगर कितने वर्ग हैं, और नगरों के विकास के लिए कौन कौन से कारक हैं जो कि जिनके प्रभाव डालते हैं, जिनसे नगरों का विकास होता है। अगले वीडियो में अपन नगरों के प्रतिरूप पढ़ेंगे। जैसे अपन ने ग्रामीण प्रतिरूप प्रकार पढ़े थे और प्रतिरूप पढ़े थे, उसी भांति नगरों के भी प्रतिरूप हैं और इनमें भी हमें अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। जैसे नगरीय प्रतिरूप, ग्रामीण प्रतिरूप और ग्रामीण प्रकार में अंतर होता है, उसी भांति नगरों के प्रतिरूप में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है अब यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे नगरों के प्रतिरूप की। धन्यवाद।